हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की। और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में कल मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जिसमें अपन ने T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा था। किसके हिसाब से? दुर्बल और प्रबल लिगेंडों के हिसाब से। आज अपन बात करेंगे, कल मैंने आपको D1 D2 D3 D8 D9 D10 की बात बताई थी। और मैंने कहा था D1 D2 D3 D8 D9 D10 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुल लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विन्यास एक ही रहेगा, चाहे लिगेंड क्षेत्र हमारे पास दुर्बल हो चाहे लिगेंड क्षेत्र हमारे पास प्रबल हो। तो हमारे पास जो विन्यास है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। आज अपन बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स? D4 से D7 विन्यास की। D4 से और D7 विन्यास। अब अगर हमारे पास D4 से D7 विन्यास है तो अगर हमारे पास दुर्बल लिगेंड है दुर्बल लिगेंड है तो सदैव संकरण होगा स्टूडेंट्स sp3d2। हमेशा से बनेगा बाह्यतम कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। बाह्यतम कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। बाह्यतम कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। और चुंबकीय प्रकृति हमेशा सदैव अनुचुंबकी। चुंबकीय प्रकृति सदैव अनुचुंबकी। लेकिन अगर मेरे पास प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड में संकरण सदैव D2sp3। संकरण सदैव D2sp3। आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल। D6 प्रतिचुंबकीय होता है जबकि D4 D5 और D7 अनुचुंबकीय होता है। तो हमारे पास D4 D5 और D7 ये तो अनुचुंबकीय होंगे। जबकि D6 वाला कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। तो D4 से अगर अपन D7 की बात करते हैं तो दुर्बल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है स्टूडेंट्स। दुर्बल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सदैव संकरण sp3d2। बाह्यतम कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। चुंबकीय प्रकृति सदैव अनुचुंबकीय। लेकिन अगर प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तो संकरण सदैव D2sp3। आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D4 D5 D7 संकुल अनुचुंबकी, जबकि D6 वाला कैसे? प्रतिचुंबकी। अब अगर अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि जो CFSE है उसको अपन कैसे निकालते हैं। CFSE को निकालने का जो तरीका है वो अपन देखते हैं। अष्टफलकीय संकुल के लिए क्या फॉर्मूला CFSE को निकालने के लिए दिया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये तो अपनी बात हो चुकी, इस पर अभी अपन वापस से एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा इसके।
अब अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, इसको अपन निकालते हैं -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O प्लस NP। यहां पर x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, x T2G कक्षक में T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, y EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, x तो हो गया हमारे पास T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, y हो गया EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डेल्टा O तो है ही सही, डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, O का मतलब फॉर ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, n नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स, अभी समझा रहा हूं, n क्या है? नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स, नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स, हिंदी में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स या नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक ही बात है। नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स, पेयर्स किसके? इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हिंदी में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। P पेयरिंग एनर्जी, हिंदी में युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। जो शब्द ये NP है स्टूडेंट्स, ये टर्म अपन केवल किसके लिए यूज करेंगे? D4 से D7 विन्यास तक के लिए, और वो भी प्रबल लिगेंडों के लिए, दैट्स ऑल। NP का यूज अपन केवल किस में करेंगे? D4 से D7 विन्यास तक के लिए, विन्यास के लिए D4 से D7 विन्यास के लिए ये टर्म अपन यूज करेंगे, और केवल किसकी प्रेजेंस में? प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में, क्योंकि पेयरिंग केवल किस में होगी? प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। वीक में तो अपन NP को ऐड ही नहीं करेंगे। वीक के लिए तो हमेशा अपन क्या यूज करेंगे? अगर दुर्बल लिगेंड है तो -0.4x प्लस 0.6y डेल O, इतना फॉर्मूला अपन वीक के लिए यूज करेंगे। D1, D2, D3, D8, D9, D10 वो तो विन्यास लिगेंड की नेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो वहां पर पेयरिंग की बात आएगी नहीं। पेयरिंग की बात आएगी D4 से D7 तक के लिए, D4 से D7 तक के लिए केवल किसमें? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। D1, D2, D3, D8, D9, D10 ये इनको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, चक्रण मुक्त संकुल।
क्योंकि ये लिगेंड की नेचर पर डिपेंड नहीं करते। लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो चाहे लिगेंड वीक हो, विन्यास D1, D2, D3, D8, D9, D10 पर कोई भी प्रभावित नहीं होता। तो ये जो टर्म है NP, ये अपन केवल यूज करेंगे किसके लिए? D4 से D7 विन्यास के लिए। केवल कौन से लिगेंड क्षेत्र में? प्रबल लिगेंड क्षेत्र में। मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूं आपको। क्वेश्चन कहता है निम्न चक्रण D4 विन्यास के लिए एक अष्टफल की यौगिक में, निम्न चक्रण D4 विन्यास के लिए एक अष्टफल की यौगिक में CFSE का मान ज्ञात कीजिए, या CFSE का मान होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन है हमारे पास A -0.6 डेल O, सेकंड ऑप्शन है -0.8 डेल O, सी ऑप्शन है -1.6 डेल O प्लस P, डी ऑप्शन है -1.6 डेल O प्लस 2P। ये हमारे पास ऑप्शन है। अपने को निम्न चक्रण D4 विन्यास के लिए एक अष्टफल की यौगिक के लिए, D4 विन्यास के लिए एक अष्टफल की यौगिक के लिए CFSE का मान होगा। अब अगर अपन देखें तो D4 किसके लिए बोल रहा है? ये निम्न चक्रण। निम्न चक्रण मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि अगर उच्च चक्रण होता तो वीक लिगेंड होता। निम्न चक्रण का मतलब अपने को कौन सा लिगेंड ऑटोमेटिकली बता रहा है? वो प्रबल लिगेंड बता रहा है निम्न चक्रण का मतलब। क्योंकि D4 से अगर D7 तक है, D4 से D7 तक है, अगर दुर्बल लिगेंड है तो उच्च चक्रण संकुल या बाह्यतम कक्षक संकुल, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो संकरण D2sp3 इन आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। अगर अपन देखें तो अगर हमारे पास निम्न चक्रण संकुल है और D4 विन्यास है, तो D4 विन्यास के लिए, D4 विन्यास के लिए निम्न चक्रण में D4 विन्यास, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं निम्न चक्रण, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो विन्यास क्या हो जाएगा? T2G4 EG0, 1 2 3 और चौथे को नीचे ही पेयर कर देगा, क्योंकि प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है तो EG में तो जाने नहीं देगा, EG में जाने नहीं देगा। तो विन्यास आप मेरे को बताओ क्या हो गया? विन्यास हो गया T2G4 और EG0। और अगर ये विन्यास हो गया तो अब अपन CFSE निकालते हैं। CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू x, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, x क्या है? x T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, प्लस EG में कोई कक्षक, EG कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O, डेल्टा O, और प्लस क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अगर अपन देखें तो मुक्त अवस्था में मेटल
जब D4 में रहेगा, तो मेटल के पास जब D4 में है तो 1 2 3 और 4, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो विन्यास क्या हो गया, T2G4 Eg0। तो T2G4 का मतलब 1 2 और 3, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर हो गया। तो फ्री स्टेट में जब मेटल एटम फ्री था, फ्री का मतलब मुक्त अवस्था में था, तो उसके पास एक भी जोड़ा मौजूद नहीं था। लेकिन यहां पर कितना पेयर हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। तो नंबर ऑफ एडिशनल पेयर, n की वैल्यू आएगी 1, तो n की वैल्यू अगर 1 आएगी तो 1p, n क्या है, नंबर ऑफ एडिशनल पेयर। तो यहां पर नंबर ऑफ एडिशनल पेयर कितना हो गया, 1, क्योंकि एक जोड़ा अब हमारे पास आ गया। तो 1p, या अपन बोले सिंपल, तो अपन बोलेंगे ये कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया 0.4 इंटू 4, तो ये हो गया -1.6 डेल ओ, 0.6 इंटू 0, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 1p का मतलब सिंपल p। तो ये CFSE की वैल्यू आ गई -1.6 डेल ओ प्लस p। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी वाला। अब काश अगर यही क्वेश्चन हो और इस क्वेश्चन में केवल अपन क्या चेंज कर दें, अपन कहें उच्च चक्रण D4 संकुल के लिए, निम्न की जगह मैं क्या कर दूं, निम्न की जगह मैं उच्च कर दूं। और जब उच्च कर दूंगा तो मुझे पता है उच्च चक्रण D4 का मतलब अब कौन सा लिगेंड हो गया, अब मेरे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड अब मेरे पास दुर्बल हो गया, दुर्बल लिगेंड हो गया। और अगर दुर्बल लिगेंड हो गया तो विन्यास हो गया T2G3 Eg1। तो अगर हमारे पास D4 विन्यास है और D4 विन्यास में हमारे पास कौन सा चक्रण है, उच्च चक्रण है, D4 विन्यास में कौन सा चक्रण है, उच्च चक्रण है। तो विन्यास आप मेरे को बताओ क्या हो गया स्टूडेंट्स, विन्यास हो गया T2G3 Eg1, और जब विन्यास हो गया T2G3 Eg1, ये हो गया। अब क्या दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में अपन ये वर्ड यूज करते हैं क्या, NP, सवाल ही पैदा नहीं उठता। अगर कोई भी दुर्बल लिगेंड है तो दुर्बल लिगेंड में अपन फॉर्मूला में NP वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। शब्द NP, एन नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स या नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हिंदी में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, उसको अपन NP शब्द को केवल यूज करेंगे D4 से D7 विन्यास के लिए, और वो भी कौन से लिगेंड क्षेत्र के लिए, प्रबल लिगेंड क्षेत्र के लिए। तो यहां पर अगर अपन बात करें अब, तो हमारे पास ये हो गया विन्यास T2G3 Eg1, और जब T2G3 Eg1 हो गया तो अगर अपन देखें, तो अगर अपन बात करेंगे अब CFSE की, तो CFSE इज इक्वल टू -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 3, प्लस Eg में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो प्लस 0.6 इंटू 1 और डेल्टा O। क्या मैंने शब्द NP को यूज किया क्या, सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि लिगेंड दुर्बल है। उच्च चक्रण का मतलब कौन सा लिगेंड क्षेत्र है, दुर्बल लिगेंड है ऑफ कोर्स। और अगर दुर्बल लिगेंड है तो अपन NP को यूज करेंगे नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया -1.2 प्लस 0.6 डेल O, -0.4 इंटू 3, तो ये हो गया -1.2, ये हो गया -1.2 और प्लस 0.6 डेल O। तो CFSE की वैल्यू दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में कितनी आ गई, -0.6 डेल O। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसके लिए, CFSE के लिए, -0.6 डेल O। अब अगर अपन बात करें तो अगर अपने पास, अब क्वेश्चन है वापस वही सेम,
कि निम्न चक्रण D5, D6, D7 विन्यास के लिए एक अष्टफलकी यौगिक में CFSE का मान ज्ञात कीजिए। या CFSE का मान होगा, एक ही बात है। अब अपन एक एक करके तीनों को ले लें, D5, D6, D7 पहले ले लूं मैं। और कौन सा है? निम्न चक्रण। निम्न चक्रण का मतलब प्रबल लिगेंड क्षेत्र है। तो अगर प्रबल लिगेंड है निम्न चक्रण का मतलब प्रबल लिगेंड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं निम्न चक्रण विन्यास की। किसके लिए? D5 विन्यास की। D5 विन्यास निम्न चक्रण एग्जाम्पल लूं तो क्या लूं स्टूडेंट्स में? एग्जाम्पल ले लूं मैं FeCN6 3 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल हो गया D5 विन्यास का निम्न चक्रण में। आयरन +3 में, +3 का मतलब D5। आप मेरे को बताओ साइनाइड कौन सा लिगेंड है, दुर्बल या प्रबल? बिल्कुल सही कहा आपने, साइनाइड प्रबल लिगेंड है। तो अगर अपन बात करें तो अपन D5 विन्यास पर खड़े हैं। Fe+3 का मतलब 3D5 और 3D5 किस पर? प्रबल लिगेंड पे। तो अगर मैं D5 पर प्रबल लिगेंड पर खड़ा हूं तो मेरे पास CFSE के लिए पहले तो विन्यास क्या हो जाएगा? विन्यास हो जाएगा T2G5 Eg0। कल ही टेबल में बताया था, Eg में जाने नहीं देगा। 1, 2, 3, 4 और 5 दो इलेक्ट्रॉनों को नीचे T2G में पेयर करा देगा। और पेयर करा देगा तो अब अपन CFSE की बात करेंगे। तो CFSE इजिकल टू -0.4 इंटू T2G में इलेक्ट्रॉन बताओ। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, तो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू Eg में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? सवाल ही पैदा नहीं उठता। डेल्टा O और प्लस अब नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? आप मेरे को बताओ। अगर फ्री स्टेट में मेटल आयन है तो D5 में पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। D5 का मतलब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ये कब है? फ्री स्टेट में। लेकिन अब विन्यास क्या हो गया? विन्यास हो गया T2G5 और Eg0। T2G5 का मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अब यहां पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन गए? 2 जोड़े बन गए। एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो 2 जोड़े हो गए। 2 जोड़े हो गए तो n नंबर ऑफ एडिशनल पेयर कितने हो गए? 2 और p, तो ये हो गया +2p। और ये हो गया, तो ये हो गया CFSE इजिकल टू -0.2 डेल्टा O प्लस 2p। ये वैल्यू आ गई D5 के लिए। D5 के लिए किसके लिए? निम्न चक्रण या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या प्रबल लिगेंड क्षेत्र के लिए। -0.4 इंटू 5 दैट इज -2.0 डेल्टा O और प्लस 2p। अब अपन बात करते हैं D6 के लिए। D6 के लिए बात करते हैं। ये बात करी अपन ने D5 विन्यास के लिए निम्न चक्रण। अब अपन बात करते हैं किसके लिए? D6 के लिए।
D6 विन्यास निम्न चक्रण। एग्जाम्पल क्या दोगे स्टूडेंट्स? COCN6 3 नेगेटिव कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, COCN6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। CFSE की वैल्यू अब अपने को निकालनी है इसके लिए। और जब इसके लिए अपने को CFSE की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान चाहता हूं, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट 3D7 4s2, ऑक्सीकरण संख्या इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे +3, +3 का मतलब कोबाल्ट +3 मतलब मैं कौन से विन्यास पे खड़ा हूं? D6 विन्यास पे। साइनाइड आप मेरे को बताओ क्या है? साइनाइड प्रबल लिगेंड है, तो मैं D6 विन्यास पे खड़ा हूं। कौन से लिगेंड क्षेत्र पे? मैं खड़ा हूं जनाब प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे। प्रबल लिगेंड का मतलब निम्न चक्रण हो गया। तो कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट हो गया 3D6 4s0। कोबाल्ट कौन सी स्टेट में? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। मैंने सीधा ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दी। तो कोबाल्ट +3 का मतलब, कोबाल्ट +3 का मतलब मैं हूं D6 विन्यास पे और कौन से लिगेंड क्षेत्र पे? प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे। और अगर ऐसा है तो विन्यास आप मेरे को बताओ क्या हो गया? विन्यास हो गया T2G6 और EG0। अब CFSE की वैल्यू निकालें तो CFSE = -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास T2G में? 6। EG में कोई इलेक्ट्रॉन तो +0.6 इंटू 0 डेल्टा O प्लस NP। अब ध्यान सुनिएगा, n नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स हैं। अब n अगर हमारे पास नंबर ऑफ एडिशनल पेयर्स हैं तो आप मेरे को बताओ D6 अगर है विन्यास तो फ्री स्टेट में D6 को मैं कैसे लिखूंगा? फ्री स्टेट में 1 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये D6 हो गया। ये तो कब है? जब मेटल फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब मुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में ऑलरेडी पहले से एक पेयर तो ऑलरेडी पहले ही है। अब एक पेयर तो ऑलरेडी अगर है तो अपन जब बात करेंगे तो T2G6 EG0 तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया T2G6 EG0। अब आप मेरे को बताओ फ्री स्टेट में एक जोड़ा तो पहले से ही था, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमारे पास 2 आए, क्योंकि एक पेयर तो ऑलरेडी फ्री स्टेट में मौजूद था। ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो पहले से ही था जब मेटल फ्री स्टेट में था। अब अपन ने कितने और एडिशनल पेयर किए? 2। तो अगर अपन 3p कर देंगे, अगर अपन 3p कर देंगे कि 3 जोड़े हैं, देखो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये और तीसरा जोड़ा है, तो 3p करते ही गलत कर देंगे। ये NEET नीट के अंदर गलत क्वेश्चन आया था, मैं आपको पहले ही बता दूं, उसमें आंसर 3p था। 3p नहीं होगा बल्कि 2p रहेगा। हालांकि उसमें जो NEET नीट है उसके अंदर उन्होंने एडिशनल पेयर को न गिन के टोटल पेयर गिन लिए, तो टोटल पेयर तो 1 2 3 हो गए, लेकिन वो गलत था। वो NEET में अगर तो कोई दूसरा ऑप्शन आता और दूसरे ऑप्शन में हमारे पास आंसर हो जाता -2.4 और +2p, तो फिर लफड़ा हो जाता, तो फिर दिक्कत हो जाती। लेकिन वहां पर 3p था तो उन्होंने NEET वालों ने वो करेक्ट मान लिया, हालांकि वो गलत था। मैं आपको पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, जेई के अंदर ऐसा नहीं चलता, और अगर नहीं चलता तो ये हो जाएगा प्लस, यहां पर मैं 3p नहीं करूंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं 2p। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पेयर तो पहले से ही है।
तो जब एक पेयर तो पहले से ही है, तो एडिशनल पेयर कितने हुए? दो और पेयर किए अपन ने, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा। एक जोड़ा तो पहले से ही था, एक तो शादीशुदा जोड़ा पहले से ही अपन ने कितने और जोड़े करे? दो जोड़े और करे, तो +2p। तो अब CFSE की वैल्यू कितनी आ गई? CFSE की वैल्यू आ गई -2.4 डेल्टा O +2p। ध्यान देखिएगा आप लोग, -2.4 डेल्टा O +2p। यहां पर अपन ने 3p नहीं किया, बल्कि क्या किया? 2p। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अब अपन बात करते हैं D7 विन्यास के लिए अष्टफल की यौगिक में निम्न चक्रण की बात कर रहे हैं। निम्न चक्रण मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब D7 विन्यास की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स D7 विन्यास की। प्रबल लिगेंड क्षेत्र में D7 विन्यास डेफिनेटली निम्न चक्रण, निम्न चक्रण का मतलब ही प्रबल लिगेंड क्षेत्र है। एग्जाम्पल क्या लूंगा मैं? CO CN6 4 नेगेटिव, मतलब कोबाल्ट अपने पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहे? कोबाल्ट हमारे पास +2 में रहे। अब कोबाल्ट अपन जानते हैं वापस से, कोबाल्ट होता है परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट होता है 3D7 4s2। और अगर कोबाल्ट 3D7 4s2 है तो दो निकल गए, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट पे +2 है। +2 का मतलब कोबाल्ट +2 हो गया 3D7 4s0। मतलब मैं D7 पर खड़ा हूं, और D7 पे कौन से लिगेंड क्षेत्र पे खड़ा हूं? साइनाइड अपन जानते हैं प्रबल लिगेंड है, तो मैं D7 विन्यास पे खड़ा हूं प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे। और अगर प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे खड़ा हूं, D7 विन्यास कौन से लिगेंड क्षेत्र में? प्रबल लिगेंड क्षेत्र में खड़ा हूं। तो आप मेरे को बताओ विन्यास क्या हो जाएगा? विन्यास हो जाएगा T2G6 EG1। ये विन्यास हो गया T2G6 EG1। अब T2G6 EG1 का मतलब अगर अपन देखें तो T2G6 EG1 का मतलब फ्री स्टेट में जब मेटल बिल्कुल अकेला है तो अपन D7 को कैसे लिखेंगे? आप मेरे को बताओ 3D7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दो जोड़े तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है फ्री स्टेट में, एक जोड़ा तो ये और एक जोड़ा ये, तो दो जोड़े तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब T2G6 EG1 तो 1 2 3 4 5 और 6 और EG1, ये हो गया T2G6 और EG1। अब आप मेरे को बताओ जो दो जोड़े तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो एडिशनल पेयर कितना आया जो युग्मित हुआ? 1, क्योंकि फ्री स्टेट में दो जोड़े तो पहले से ही प्रेजेंट थे, तो दो जोड़े तो पहले से ही थे। अपन ने एडिशनल पेयर कितना किया? 1। और एडिशनल पेयर अगर अपन ने 1 किया तो अगर अपन देखें तो अब हमारे पास जो CFSE है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो -0.4 इंटू 6 और +0.6 इंटू 1। -0.4 T2G में इलेक्ट्रॉन कितने? 6 और +0.6 EG में इलेक्ट्रॉन कितना? 1।
डेल्टा ओ और प्लस एडिशनल पेयर कितना हुआ 1, तो 1p हो गया। तो n नंबर ऑफ एडिशनल पेयर या नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर, हिंदी में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, तो 1, तो 1p हो गया। तो ये हो गया -2.4 प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस 1p का मतलब सिंपल p। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास CFSE की वैल्यू हो गई -1.8 डेल्टा ओ प्लस p। ये हमारे पास D7 विन्यास के लिए CFSE की वैल्यू आ गई। अब अगर अपन इसको कर देते कि नहीं 3p, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, और अपन यहां पर कर देते 3p, तो वो गलत हो जाता। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो गलत हो जाता। तो n क्या है? नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। मतलब फ्री स्टेट में जो पहले से पेयर्ड हैं, जो मेटल एटम के फ्री स्टेट में ऑलरेडी पेयर जो ऑलरेडी पेयर्ड है, उनको अपने को नहीं गिनना, अपने को तो एडिशनल पेयर्स को गिनना है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? p लिखा। इस बात को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, अष्टफलक में एक ऑक्टाहेड्रल में D1, D2, D3, D8, D9, D10 विन्यास वाले संकुलों को अपन स्पिन फ्री बोलते हैं, हिंदी में चक्रण मुक्त। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, चाहे लिगेंड हमारे पास दुर्बल हो, चाहे लिगेंड हमारे पास प्रबल हो, लिगेंड की नेचर कोई सी भी हो, चाहे दुर्बल लिगेंड हो चाहे प्रबल, क्योंकि ये विन्यास लिगेंड की नेचर पर डिपेंड नहीं करते। और नहीं करते तो इनको अपन स्पिन फ्री बोलते हैं, चक्रण मुक्त। चक्रण मुक्त। जैसे मेरे पास D8 है, अब D8 की अगर मैं बात करूं तो D8 का मतलब हो गया फ्री स्टेट में, जब मेटल से कोई लिगेंड मिलने नहीं आया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ऑलरेडी हमारे पास फ्री स्टेट में ही 1, 2 और 3 जोड़े। और जब विन्यास लिखेंगे अपन, चाहे दुर्बल में लिखें चाहे प्रबल में, D8 का विन्यास चाहे अपन दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में लिखें चाहे अपन प्रबल लिगेंड क्षेत्र में लिखें, एक ही विन्यास आएगा बेटा। विन्यास क्या आएगा? T2G6 Eg2। तो जब T2G6 है, जब T2G6 है, Eg2 है, तो T2G6 1, 2, 3। अगर दुर्बल होता, सपोज करो वाटर होता, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अगर प्रबल होता तो पहले T2G बढ़ जाते फिर Eg बढ़ते, तो T2G6 Eg2। अब आप मेरे को बताओ, फ्री स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? फ्री स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। और अगर मेरे पास वैसे देखूंगा तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री स्टेट में थे उनसे क्या चेंज हुए? वही के वही रहे, चाहे लिगेंड हमारे पास दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल हो। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल एटम के पास फ्री स्टेट में थे जब वो अकेला था, उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 हैं। अगर D9 है तो विन्यास हो गया T2G6 Eg3। अब T2G6 Eg3 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो D9 को लिखोगे तो D9 में वैसे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक,
तो फ्री स्टेट में भी एक, और दुर्बल और प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, चाहे दुर्बल ले लो चाहे प्रबल लिगेंड क्षेत्र, विन्यास एक ही होगा, T2G6 EG3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक। अगर D10 है, जिंक का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो विन्यास हो गया T2G6 EG4। और अगर T2G6 EG4 हो गया तो फ्री स्टेट में D10, जब मेटल एटम अकेला है तो D10 का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, और जब यहां पर आओगे तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। अगर D1 D2 D3 है तो फ्री स्टेट में D1 में एक इलेक्ट्रॉन, D2 में दो, D3 में तीन। और वैसे यहां पर T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0। तो फ्री स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने D1 D2 D3 D8 D9 D10 में प्रेजेंट रहते हैं। तो इनके लिए अपन वर्ड लो स्पिन या हाई स्पिन, उच्च चक्रण या निम्न चक्रण अपन यूज नहीं करते। निम्न चक्रण और उच्च चक्रण का उपयोग अपन केवल किसके लिए करते हैं? D4 से D7 तक के लिए। और अगर D4 से D7 है और अगर दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है तो उच्च चक्रण, और अगर प्रबल लिगेंड क्षेत्र है तो हमारे पास निम्न चक्रण। तो ये बात आप याद रखिएगा, D1 D2 D3 D1 D2 D3 D8 D9 D10 विन्यास को अपन स्पिन फ्री या चक्रण मुक्त संकुल कहते हैं। इनके लिए अपन वर्ड निम्न चक्रण या उच्च चक्रण संकुल का उपयोग नहीं करते। वो केवल किसके लिए करते हैं? D4 से D7 विन्यास। अगर दुर्बल लिगेंड है तो उच्च चक्रण, और अगर प्रबल लिगेंड है तो निम्न चक्रण। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, मैं आपको जेई का एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइनो संकुल, निम्न में से कौन सा साइनो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा? निम्न में से कौन सा साइनो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा? जेई मेंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन MnCN6 3 नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन CrCN6 3 नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन COCN6 3 नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन FeCN6 3 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है हमारे पास और पूछता है निम्न में से कौन सा साइनो संकुल, सभी साइनो संकुल है, सभी जगह साइनाइड है, एक यहां पर साइनाइड इस कॉम्प्लेक्स में, यहां पर भी साइनाइड, यहां पर भी साइनाइड, यहां पर भी साइनाइड, चारों ही साइनो संकुल है। अब अगर अपन देखें तो प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। पहला वाला आप मेरे को बताओ। तो पहला वाला मैं D4 विन्यास पे खड़ा हूं, प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे, MnCN6 3 नेगेटिव, मैंगनीज पे ऑक्सीकरण अवस्था सीधी लिख दूं +3, और +3 हो गया तो मैंगनीज अपन जानते हैं, मैंगनीज क्या होता है? मैंगनीज होता है 3d5 4s2, परमाणु क्रमांक 25, ऑक्सीकरण अवस्था +3, सीधी निकाल दी मैंने। x - 6 = -3, तो x = +3, 3 निकालूंगा 2 s से और 1 d से, तो मैं D4 पे खड़ा हूं। D4 पे खड़ा हूं कौन से लिगेंड क्षेत्र पे? सभी जगह प्रबल लिगेंड पे खड़ा हूं क्योंकि साइनाइड प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे खड़ा हूं। और अगर प्रबल लिगेंड क्षेत्र पे खड़ा हूं तो विन्यास बताओ क्या हो गया? विन्यास हो गया T2G4 EG0, ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे ही पेयर कर देगा, T2G4 EG0, ये तो EG हो गया, ये T2G है, तो 1 2
3 और ये 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2, तो इसमें D4 में प्रबल लिगैंड क्षेत्र में तो T2G4 Eg0 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है CrCN6, मेरे पास है CrCN6 3 नेगेटिव, CrCN6 3 नेगेटिव। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, क्रोमियम होता है 3d5 4s1। ऑक्सीकरण संख्या बोलो +3, 3 निकालूंगा, एक S से 2 D से, मैं D3 पर खड़ा हूं। मैं बेटा D3 पर कहीं पर भी खड़ा रहूं, चाहे मैं D3 पर दुर्बल पे खड़ा रहूं चाहे D3 पे प्रबल पे खड़ा रहूं, विन्यास एक ही रहेगा, T2G3 Eg0। विन्यास एक ही रहेगा, T2G3 Eg0। T2G3 Eg0 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, T2G3 Eg0। तो T2G3 Eg0 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। क्लियर है? तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड वाले ऑप्शन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, थर्ड वाले ऑप्शन में कोबाल्ट, कोबाल्ट अपन सभी जानते हैं 3d7 4s2, परमाणु क्रमांक 27। तो कोबाल्ट हो गया हमारे पास 3d7 4s2, कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3, +3 का मतलब मैं D6 पे खड़ा हूं, साइनाइड है तो प्रबल लिगैंड क्षेत्र पे खड़ा हूं। D6 पे प्रबल पे क्या हो गया विन्यास, T2G6 Eg0, और T2G6 Eg0 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, नहीं हो गया। और आखिरी वाला देखते हैं अपन, तो आखिरी वाला आप लोग समझ गए होंगे, मैं D5 पर खड़ा हूं, FeCN6 3 नेगेटिव, आयरन होता है 3d6 4s2, आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +3 तो Fe+3 हो गया। Fe+3 का मतलब मैं D5 पर खड़ा हूं, 2 S से निकाल दिया, एक D से निकाल दिया, मैं D5 पर खड़ा हूं, कौन से लिगैंड क्षेत्र पे, सभी पे प्रबल पे खड़ा हूं क्योंकि साइनाइड प्रबल है। तो D5 पे प्रबल पे विन्यास क्या हो गया, T2G5 Eg0। तो T2G5 Eg0 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, T2G5 Eg0, ये तो Eg T2G5, तो 1 2 3 ऊपर नहीं जाने देगा, चौथे को भी पेयर कर दिया, पांचवे को भी पेयर कर दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब वो सेम क्वेश्चन को कह देता कि निम्न साइनो संकुलों को उनके बढ़ते हुए चुंबकीय आघूर्ण के हिसाब से जमाइए। तो सबसे पहले इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो पहले थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 1 और फिर 2, क्योंकि जैसे से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे, अब अपन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन कहता है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, निम्न विन्यासों में से एक विन्यास, निम्न विन्यासों में से एक विन्यास के लिए चक्रण केवल
स्पिन ओनली, चक्रण केवल, चुंबकीय आघूर्ण का मान, चक्रण केवल, स्पिन ओनली, चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का मान 2.84 BM है, तो बताइए सही विन्यास होगा। तो बताइए सही विन्यास होगा। पहला ऑप्शन D4 विन्यास और ब्रैकेट में प्रबल लिगैंड क्षेत्र में, D4 विन्यास ब्रैकेट में प्रबल लिगैंड क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सेकंड D4 विन्यास दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन D5 विन्यास प्रबल लिगैंड क्षेत्र में, D5 विन्यास प्रबल लिगैंड क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर फोर्थ D3 विन्यास ऑप्शन नंबर फोर्थ D3 विन्यास प्रबल या दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में। खुद ही बोलता है प्रबल हो या दुर्बल लिगैंड क्षेत्र हो, क्योंकि D3 विन्यास तो डिपेंड करता नहीं है, प्रबल या दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में। प्रबल या दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा याद रखो इंपॉर्टेंट बात, डेसिमल से पहले वाली संख्या, डेसिमल से पहले वाली संख्या सदैव अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताती है। यहां पर चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 है। अब चुंबकीय आघूर्ण म्यू कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n+2 bm, ये तो इकाई है चुंबकीय आघूर्ण की, बोहर मैग्नेटॉन। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो म्यू इज इक्वल टू 2 + 2, तो ये कितना हो गया? √8। जब आप √8 को मैथ से कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं आएगा बताओ? इसका मतलब डेसिमल से पहले वाली संख्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताती है। अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग है इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अगर 3 पॉइंट समथिंग है बोहर मैग्नेटॉन में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। अगर 4 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, और अगर 5 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो डेसिमल से पहले वाली संख्या हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को बताती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब D4 प्रबल लिगैंड क्षेत्र में मैं सीधा विन्यास लिख दूं, तो D4 प्रबल लिगैंड क्षेत्र में सीधा विन्यास लिख दिया T2G4 Eg0। T2G4 Eg0 का मतलब सीधा लिख दूं मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो आंसर पहला वाला ही निकल गया। सेकंड D4 दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में विन्यास T2G3 Eg1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अगर मैं कहता
निम्न विन्यासों में से एक विन्यास के लिए चक्रण केवल चुंबकीय आघूर्ण का मान 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 देखने पड़ते, तो आंसर मेरे पास सेकंड हो जाता। फिर थर्ड D5 विन्यास प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, तो विन्यास क्या हो गया T2G5 Eg0। T2G5 Eg0 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 1 2 3 4 5, T2G5 का मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और D3 विन्यास, D3 विन्यास वो खुद ही कह रहा है चाहे दुर्बल में आ जाओ चाहे प्रबल में, टेबल दिखाई दी आपको, तो अगर अपन चाहे दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में लेंगे चाहे प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, एक ही विन्यास रहेगा T2G3 Eg0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, पहला वाला D4 विन्यास, कौन से प्रबल लिगेंड क्षेत्र में, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण √8 आएगा, उसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर 2.84 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ये सब अपन CFT की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ताकि अपने को क्वेश्चंस जो है उनको करना आ जाए, अपन CFT अप्लाई करें और CFT अप्लाई करके अपन क्वेश्चंस को इजीली कर लें। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। निम्न में से कौन सा संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। पहला ऑप्शन CO H2O6 3 पॉजिटिव, सेकंड COOX ऑक्सिलेटो है 3 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर थर्ड CO इन 3 पॉजिटिव, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब उपरोक्त सभी, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में वाटर यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगा। मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स बताता हूं, इन 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं आपको। अगर हमारे पास कोबाल्ट +3 स्टेट में, किस में बेटा +3 में, और अगर वो वाटर के साथ है तो यहां पर अब वाटर प्रबल लिगेंड के रूप में काम करेगा। ये एक्सेप्शन है, अपवाद, एक्सेप्शन। एक तो ये कॉम्प्लेक्स पहला वाला, यहां पर वाटर प्रबल लिगेंड के रूप में काम करेगा कब, जब कोबाल्ट +3 में हो। और अगर +3 में होगा तो अगर कोबाल्ट +3 है तो +3 का मतलब मैं D6 पे खड़ा हूं, यहां पर D6 में वाटर कौन है, वाटर बिहेव कर रहा है प्रबल के रूप में, तो विन्यास हो गया T2G6 Eg0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब प्रतिचुंबकीय हो गया। एक ये वाला कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ये जिसमें Mn है और अमोनिया के साथ है और मैंगनीज +2 में है, तो यहां पर अब अमोनिया वीक लिगेंड के रूप में काम करेगी, दुर्बल। वैसे अमोनिया प्रबल होती है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, लेकिन यहां पर दुर्बल के रूप में या वीक, मैंने वीक लिख दिया, एक ही बात है, दुर्बल वीक। तो Mn, तो Mn +2 का मतलब 3D5 और D5 में दुर्बल पे खड़ा हूं, तो D5 पर दुर्बल पे विन्यास क्या हो गया T2G3 Eg2, कुल मिला के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो D5 है, तो अगर 3D5 और Mn पे ऑक्सीकरण संख्या क्या है +2, तो यहां पर अमोनिया वीक लिगेंड के रूप में काम करेगी, एक्सेप्शन हो गया है। तो एक तो ये वाला,
एक Mn वाला और एक एक्सेप्शन और लेता हूं मैं, थर्ड वाला। आयरन अमोनिया के साथ है, FeNH3 6 और 2 पॉजिटिव। यहां पर भी अमोनिया एज ए वीक लिगेंड के रूप में काम करेगी। वीक मतलब दुर्बल, और दुर्बल है तो आयरन की बात करें तो आयरन हो गया +2 में। +2 का मतलब क्या हो गया? +2 का मतलब हो गया D6, और अगर D6 हो गया और मैं दुर्बल पे हूं तो D6 में दुर्बल पे T2G4 Eg2, और अगर T2G4 Eg2 तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। D6 में वैसे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और 4, लेकिन दोनों में संकरण sp3d2। और क्या बनाएंगे? बाह्यतम कक्षक संकुल, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में संकरण sp3d2। क्या बनाएंगे? दोनों बाह्यतम कक्षक संकुल। और पहले वाले कॉम्प्लेक्स में संकरण होगा d2sp3, और ये क्या बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल, इंग्लिश में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी पहले वाले की? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसकी प्रकृति हो गई प्रतिचुंबकी। ये तीनों कॉम्प्लेक्स आप लोग ध्यान रखो। कोबाल्ट का वाटर के साथ, अगर कोबाल्ट +3 में है, MnNH3 6 अगर Mn2 पॉजिटिव है और FeNH3 6 2 पॉजिटिव, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है, और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अमोनिया वीक लिगेंड के रूप में काम कर रही है। और संकरण दोनों में sp3d2, दोनों अनुचुंबकी। पहले वाले इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सेकंड वाले में इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, दोनों में संकरण sp3d2 और sp3d2। तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकी। अब सेकंड वाला, अगर अपन ऑक्सिलेट की बात करते हैं तो ऑक्सिलेट क्या होगा? कीलेट प्रभाव के कारण CFSE वैल्यू को डेल्टा O को पेयरिंग एनर्जी से बढ़ा देगा। कैसे? अगर अपन कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, और कोबाल्ट अगर 3d7 4s2 होता है, कोबाल्ट अगर हमारे पास 3d7 4s2 है, 1 2 3 4 5 और 6, मैं सीधा कोबाल्ट को +3 में लिख रहा हूं। +3 का मतलब, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3, तो सीधा मैंने कोबाल्ट को D6 लिख दिया। अब D6 लिख दिया तो 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। अब ऑक्सिलेटो में डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सिलेटो होता है। ऑक्सिलेटो में डोनर एटम ऑक्सीजन है तो अपन इसको वीक लिगेंड बोलेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लिगेंड जिनमें डोनर एटम या तो कार्बन हो, दाता परमाणु या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन है, वो स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी ये यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? स्ट्रांग। तो ये हमेशा ऑक्सिलेटो वैसे वीक है, लेकिन अपने सभी कॉम्प्लेक्सेस में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग तो वीक है, लेकिन अपने सभी कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रांग के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कीलेट प्रभाव करेगा, और कीलेट प्रभाव करेगा तो ये 3 कीलेट वलय बनाएगा। एक कीलेट वलय, दूसरी कीलेट वलय और तीसरी कीलेट वलय। तो जब ये 3 कीलेट वलय बनाएगा तो कीलेट वलय से क्या होगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब स्थायित्व बढ़ेगा तो डेफिनेटली CFSE की वैल्यू ज्यादा लिबरेट होगी, और ये किससे ज्यादा हो जाएगी? पेयरिंग एनर्जी से। तो जब कीलेट प्रभाव होगा तो CFSE की वैल्यू ज्यादा लिबरेट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी क्या होगी? कम। एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली CFSE ज्यादा लिबरेट होगी, और ज्यादा लिबरेट होगी तो वो किससे ज्यादा हो जाएगी? पेयरिंग एनर्जी से। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? प्रबल लिगेंड क्षेत्र की। और अगर ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र की हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब पेयरिंग कर देगी। पेयरिंग कर देगा तो विन्यास क्या हो जाएगा? T2G6 Eg0।
तो डेफिनेटली जब अपन इसको लिखेंगे कॉम्प्लेक्स को, तो OX और 3 नेगेटिव, तो यहां पर अब ये पेयर हो गए, ये इसके साथ ये इसके साथ, एक ऑक्सिलेटो, दूसरा ऑक्सिलेटो, और तीसरा ऑक्सिलेटो। एक ऑक्सिलेटो को ऐसे लिखेंगे OX, दूसरा ऑक्सिलेटो को ऐसे OX, और तीसरे ऑक्सिलेटो को ऐसे OX। तो संकरण क्या हो गया, D2sp3, आंतरिक कक्षक संकुल, और मैग्नेटिक नेचर कैसी हो गई, प्रति चुंबकीय, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। और इन में तो बिल्कुल यही का ये होगा, इन में तो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में काम करेगी। तो कोबाल्ट +3 का मतलब मैं D6 पर हूं स्ट्रॉन्ग पे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। या आज अपन ने सारी एप्लीकेशंस की बात करी स्टूडेंट्स, किसके लिए, अपन ने बात करी अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अब अपन अगले लेक्चर पे बात करेंगे CFT की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करके बताए, तो ये सारी एप्लीकेशन है CFT की, किसके लिए, CFT की कॉम्प्लिकेशन, CFT की एप्लीकेशन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब अपन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद CFT की एप्लीकेशन देखेंगे कलर में, कि वो यौगिकों के रंग को किस प्रकार बताता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।